वेलकम बैक टू एवरीवन। गणित ज्ञान चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी में देखा था कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है और पार्टीशन ऑफ ए सैंपल स्पेस क्या होता है। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी का और बेज रूल का। तो उससे पहले थोड़ा सा रिकॉल करा लेते हैं कि प्रीवियस क्लास में क्या हुआ था। रिकॉल में हम लोग देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसी को हम लोग बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओके, तो हमने प्रीवियस क्लास में देखा था और देखा था कि किसी सैंपल एस के पार्टीशन होने का क्या मतलब होता है। तो अगर कोई सैंपल स्पेस एस है तो उसका पार्टीशन हम लोग किसमें करते हैं, इवेंट्स में। किसी भी सैंपल स्पेस का जो पार्टीशन होता है हम लोग उसको इवेंट्स में करते हैं। बोलते हैं कि E1 E2 डैश 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 En क्या है, सैंपल के पार्टीशन है इफ इसमें 3 कंडीशन होल्ड होने चाहिए, जिसमें पहला कंडीशन होता है कोई भी इवेंट एम्प्टी नहीं होना चाहिए। सेकेंड क्या था कि अगर मैं दो इवेंट्स के बीच में इंटरसेक्शन लूं तो कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। थर्ड क्या था कि सारे इवेंट्स का अगर मैं यूनियन ले लूं ये पूरा का पूरा सैंपल स्पेस आ जाना चाहिए। तो मैं बोलता हूं कि इवेंट्स E1 into En आर पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस S। ओके, एग्जाम्पल जैसे मैं अगर पास है के फेक में देखो तो उसका सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं, 6 5 6। दो ही इवेंट्स ऐसे हैं जो इसका क्या कर दे रहे हैं, पार्टीशन। जैसे एक इवेंट में बना लूं ऑड नंबर्स का और एक इवेंट में बना लूं इवन नंबर्स का। तो यहां से दिख रहा है कि सारे इवेंट्स में कुछ न कुछ आउटकम है, दो इवेंट में कुछ कॉमन नहीं है। और अगर E1 और E2 का मैं यूनियन लूंगा तो पूरा सैंपल ऐसा आ जाएगा। हेंस E1 और E2 जो है सैंपल स्पेस S का क्या है, एक पार्टीशन। ओके, एक चीज यहाँ पर नोट करने लायक है कि सैंपल S में कितने एलिमेंट्स हैं, 6। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो जाएंगे, 2 to the power 6, दिस मीन्स 64। मतलब थ्रोइंग अ डाइस के कितने पॉसिबल इवेंट्स हैं, 64। उन 64 में से ये दो ही इवेंट ऐसे हैं E1 और E2 जो पूरे सैंपल स्पेस का पार्टीशन कर दे रहे हैं। बाकी जितने भी इवेंट्स बच रहे हैं अब उन्हीं को हम लोग को क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यहीं से हम लोग देखेंगे कि टोटल प्रोबेबिलिटी कहते हैं किसे। जैसे जो भी इवेंट्स अब इसमें बच रहे हैं, कोई भी इवेंट वो है, अगर मुझे उसका प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है तो मैं बोलूंगा वो इवेंट का आउटकम है जो या तो E1 से निकल के आ रहा होगा या फिर E2 से निकल के आ रहा होगा, क्योंकि E1 और E2 में ही सारे आउटकम इंक्लूडेड हैं। इसीलिए हम लोग जब किसी इवेंट मान लेते हैं ए, कोई भी इवेंट है 64 में से, जब उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी तो मैं दो टाइप की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करूंगा। क्या प्रायिकता है कि जो इवेंट ए है
वो E1 से आ रहा है, एंड सेकेंड E2 से आ रहा है, राइट। मतलब क्या कि मैं कुछ इस टाइप की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करूंगा। अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ए निकालना है तो दिस विल बी इक्वल टू, या तो इवेंट ए जो है E1 के साथ हो रहा होगा, या फिर इवेंट ए E2 के साथ हो रहा होगा। कोई भी आउटकम अब आएगा पासे में, तो या तो वो E1 से आएगा या फिर E2 से आएगा। तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा प्लस, क्योंकि मेरे पास दोनों पॉसिबिलिटी है, E1 के साथ भी जाने का और E2 के साथ भी जाने का। और यहाँ पे नोट करने लायक क्या है, जो दिस इवेंट एंड दिस इवेंट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सिंस A इंटरसेक्शन E1 और A इंटरसेक्शन E2 इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, क्योंकि अगर इन दोनों में कुछ भी कॉमन मिला तो E1 और E2 में कॉमन मिल जाएगा, बट E1 एंड E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इसीलिए हमने जब पार्टी इसका टोटल प्रोबेबिलिटी निकाली तो एडिशन हो गया, क्योंकि हमको मालूम है कि अगर दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी। जब हम लोग स्टार्ट करेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी। सेम चीज क्या लेंगे हम लोग कि एस कोई सैंपल स्पेस है, and E1, E2 and so on, En are partition of S। तो मेरा S कोई सैंपल स्पेस है और E1, E2 इसके En कोई पार्टीशन हो गए हैं, एंड A B एनी इवेंट, क्योंकि सैंपल स्पेस में अगर एलिमेंट्स है तो पार्टीशन कुछ ही इवेंट्स कर सकते हैं, तो बाकी जितने इवेंट्स बच रहे हैं उनमें से कोई एक इवेंट ए है, ओके, एनी इवेंट, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज सेम चीज वही। अब जो इवेंट ए है या तो E1 के साथ होगा या फिर वो E2 के साथ होगा या फिर वो En के साथ होगा। मैं कैलकुलेट करूंगा प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन E2 प्लस डैश 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 प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन En, और इसी को हम लोग बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। या इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी A गिवन E1 प्रोबेबिलिटी E1 प्लस A गिवन E2 प्रोबेबिलिटी E2 प्लस डैश 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 A गिवन En प्रोबेबिलिटी En, राइट। तो यही हम लोग बोल रहे हैं इसको टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, कि अगर मुझे पार्टीशन मिल चुके हैं तो कोई भी इवेंट ए हो रहा है तो उसके होने की जो प्रोबेबिलिटी है मैं इसी E1, E2, En का यूज करके प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करूंगा और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का यूज करूंगा तो मुझे ए की टोटल प्रोबेबिलिटी मालूम हो जाएगी। ओके, तो इस पे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं अभी, फिर ये ज्यादा क्लियर होगा। हम लोग अब इसी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि
A hospital uses two types of tests. एक हॉस्पिटल है जिसमें टू टाइप्स के टेस्ट हो रहे हैं, ओके। एक का टेस्ट का नाम है T1, दूसरे का नाम है T2। उसमें हॉस्पिटल कर क्या रहा है, एक पर्टिकुलर डिजीज है, उसी को डिटेक्ट करने के लिए दो टाइप के टेस्ट हो रहे हैं, T1 एंड T2, राइट। तो T1 टेस्ट है वो 70% ऑफ द टाइम कंडक्ट किया जा रहा है, और जो T2 टेस्ट है वो 30% ऑफ द टाइम हो रहा है। मतलब T1 टेस्ट कंडक्ट करने की प्रोबेबिलिटी विल बी 7/10 एंड T2 टेस्ट कंडक्ट करने की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 3/10। और मुझे एक चीज और बता रहा है कि अगर T1 टेस्ट होता है तो उससे जो मेरा डिजीज है डिटेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 0.9, अगर T2 टेस्ट में करता हूं तो डिजीज के डिटेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 0.8। तो लास्ट में पूछ रहा है कि किसी इस डिजीज के डिटेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें, मतलब किस इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। ए इज है डिजीज इज डिटेक्ट, ओके। और इवेंट्स कौन कौन से हो रहे हैं यहाँ पे, एक इवेंट E1 है T1 कंडक्ट करना, इवेंट E2 क्या है, टेस्ट 2 कंडक्ट करना। ओके, तो मुझे क्या पूछ रहा है, फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी प्रोबेबिलिटी ए given E1 probability E1 plus A given E2 probability E2, ओके। यहां से हम लोग क्या बता सकते हैं, जो प्रोबेबिलिटी E1 है दिस विल बी 0.7, क्योंकि T1 कंडक्ट करना 70% ऑफ द टाइम है, तो 7/10 इज 0.7। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी E2 क्या हो जाएगा, 0.3। तो मैं सारी वैल्यू यहाँ पे प्लग कर रहा हूँ, मैं इसको बोल रहा हूँ 0.9, क्योंकि बोल के रखा है कि अगर टेस्ट 1 हुआ, टेस्ट 1 होने का मतलब इवेंट E1 हुआ तो डिजीज डिटेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 0.9। अगर टेस्ट 2 हुआ मतलब इवेंट E2 हुआ तो डिजीज के डिटेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 0.8। तो 0.9 इंटू 0.7 प्लस 0.8 इंटू 0.3, दिस विल बी 0.87। इसका मतलब डिजीज के डिटेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.87, और यही किसके इक्वल है, 87%। मतलब अगर ऐसा हॉस्पिटल है जहां पर ये सारी व्यवस्थाएं हैं तो किसी पर्टिकुलर डिजीज के डिटेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0.87, मतलब 87% संभावना है कि कोई पेशेंट को अगर वो डिजीज है तो हॉस्पिटल वाले उसको डिटेक्ट कर लेंगे, करेक्ट, ओके। तो एक क्वेश्चन अगर कोई ये पूछे, यहीं से अगर किसी ने क्वेश्चन उल्टा कर दिया, क्वेश्चन क्या था कि जो डिजीज है वो डिटेक्ट हो गया है, ओके। तो कह रहा है कि फाइंड
the probability that disease is detected by T1 और T2। तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो डिजीज डिटेक्ट हुआ है उसको टेस्ट 1 ने डिटेक्ट किया या टेस्ट 2 ने डिटेक्ट किया। मतलब क्या पूछ रहा है, फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी E1 गिवन A या प्रोबेबिलिटी E2 गिवन A। तो यहाँ से मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, probability E1 given A will be probability E1 intersection A divided by total probability of A। ओके, इसी को और क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग ऊपर वाले को लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हमें A इंटरसेक्शन E1 मालूम है तो उसका यूज कर लेते हैं। A given E1 probability E1 divided by P। अब यहाँ से हम लोग E1 गिवन है और प्रोबेबिलिटी E1 की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा। थोड़ा सा तो इसको सिंप्लीफाई कर दें, कैलकुलेट ही कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी A गिवन E1 इज 0.9 ओके into E1 means 0. I think it was 70%, okay 0.7 divided by 0.87, इसको कैलकुलेट करेंगे तो जाएगा 63/87। मतलब डिजीज का डिटेक्ट होना वो भी टेस्ट 1 के द्वारा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है 63/87। थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए नहीं होना है कि 0.9 क्या दिया था कि अगर मैं टेस्ट 1 अप्लाई करूंगा तो डिजीज डिटेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 0.9 है, बट ये जो 63/87 निकल गया है ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई डिजीज डिटेक्ट हो गया है तो उस T1 टेस्ट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 63/87। सॉरी, सिमिलरली अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे प्रोबेबिलिटी E2 गिवन A तो ये निकल के आएगा 24/87। इसको हम लोग डायरेक्ट क्यों बोल रहे हैं, नोट क्या डालना है यहाँ पे, नोट पॉइंट, क्योंकि अगर कोई डिजीज ए या कोई डिजीज डिटेक्ट हुआ या इवेंट ए हुआ है तो उसको या तो टेस्ट 1 ने डिटेक्ट किया होगा, मतलब या तो E1 इवेंट हुआ होगा या फिर E2 इवेंट हुआ होगा। इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी E1 गिवन A प्लस प्रोबेबिलिटी E2 गिवन इज 1, क्योंकि डिजीज डिटेक्ट हुआ या तो टेस्ट 1 ने डिटेक्ट किया होगा या फिर टेस्ट 2 ने डिटेक्ट किया होगा। तो E1 गिवन ए मालूम था तो E2 गिवन ए के लिए मैं क्या करूंगा, 1 माइनस 63/87 which is equal to 24/87। ये मेरा पी प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आ गया E2 की जब डिजीज डिटेक्ट हो गया है, करेक्ट। यही जो भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया कि E1 गिवन है E2 गिवन है निकालिए, इसी को हम लोग बोलते हैं बेज रूल। क्या बोलते हैं, बेज रूल। तो फॉर्मल इसका हम लोग बेज रूल लिख देते हैं, कंप्लीट।
बेज रूल। सेम वही कि E1 E2 En क्या है, पार्टीशन है, और कोई इवेंट ए है, ए बी एनी इवेंट, देन प्रोबेबिलिटी अगर किसी पर्टिकुलर इवेंट EI की पूछ रहा है जब ए हो चुका है, दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ए गिवन EI, ये मुझे मालूम है, प्रोबेबिलिटी EI डिवाइडेड बाई टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसी को हम लोग बोलते हैं बेज रूल। ओके, तो बेज रूल जस्ट रिवर्स नहीं बोल सकते हैं, ये पूछता है कि जो इवेंट ए हुआ उसको जो मैंने सैंपल का जो पार्टीशन किया था हर इवेंट के होने के साथ क्या प्रोबेबिलिटी है, या ए इवेंट हो चुका है तो जो सैंपल के पार्टीशन है उस इवेंट के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इसी को हम लोग बोलते हैं बेज रूल। ओके, इस पे भी हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो एक क्वेश्चन हम लोग इस पे भी देखते हैं कि एक अर्न एक बर्तन है जिसमें जो अर्न B1 है उसमें 2 व्हाइट चिप्स हैं और 3 ब्लैक चिप्स हैं। कोई चिप बनाने वाली कंपनी होगी, वहीं से आया होगा ये। तो एक अर्न B1 है और दूसरा अर्न क्या है, B2। 2 बर्तन दिए गए हैं, एक B1 है एक B2। इसमें 3 व्हाइट चिप्स हैं और इसमें 4 ब्लैक चिप्स हैं। ओके, फिर क्या कह रहा है कि 1 अर्न इज सेलेक्टेड एट रैंडम। अर्न B1 और B2 में से कोई भी एक अर्न रैंडमली उठा लिया। रैंडमली उठाने का मतलब दोनों की चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम। मतलब B1 के चुनने की प्रोबेबिलिटी हाफ है और B2 के भी चुनने की प्रोबेबिलिटी हाफ है। और कह रहा है जो चिप बाहर निकला वो किस कलर का है, ब्लैक। इसका मतलब जो इवेंट ए हुआ वो कौन सा इवेंट है, चिप इज ब्लैक। और 2 इवेंट्स कौन से हो रहे हैं इसमें, एक इवेंट E1 क्या है, टू चूज B1 अर्न B1। E2 क्या है, टू चूज B2। तो सबसे पहले हम लोग टोटल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दिस विल बी प्रोबेबिलिटी A given E1, probability E1 plus probability A given E2, probability E2। A given E1 का मतलब जब मैंने B1 चूज किया, A होने की प्रोबेबिलिटी तो ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी, तो कितना हो जाएगा, ये 3 ब्लैक, सॉरी दिस इज B। 3 ब्लैक बॉल हैं, टोटल बॉल 5, 3/5। E1 की प्रोबेबिलिटी हाफ। जब अर्न B2 चूज किया तो 4 ब्लैक हैं तो टोटल बॉल हैं 7, 4/7 इंटू हाफ। इसको और कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल बी 3/10 प्लस 2/7, दिस विल बी इक्वल टू आई थिंक 41/70। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा आप लोग। तो ए की टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई 41/70। बट क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है ये कि प्रोबेबिलिटी बताइए जो ब्लैक बॉल निकली है वो अर्न B1 से निकली है। मतलब मुझे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो E1 की गिवन A। तो सिंपली बेज रूल लगाते हैं, दिस विल बी प्रोबेबिलिटी A गिवन E1
probability E1 divided by total probability of A। तो A given E1 कितना है ये 3/5 and probability of E1 1/2 divided by 41/70। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3/10 into 70/41। So this is equal to I think 21/41। करेक्ट। मतलब ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी या जब ब्लैक बॉल आ चुका है तो उसके अर्न B1 से होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 21/41। सिमिलरली अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे E2 गिवन है दिस विल बी 20/41। सिंपली क्या कर देना 1 माइनस। करेक्ट। तो यही था वेज रूल का बेसिक। वेज रूल में सबसे पहले बेसिकली ध्यान क्या देना है कि कौन कौन से इवेंट दिए हैं हमको जो सैंपल का पार्टीशन कर रहे हैं, फिर कौन सा इवेंट हो रहा है उसकी हम लोग टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, और टोटल प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद उस इवेंट के होना के बाद ये निकालना है कि वो इवेंट E1 से हो रहा है या इवेंट E2 से हो रहा है या E3 से हो रहा है, या फिर इवेंट E1 का होना जब ये हो चुका है हम लोग वेज रूल का सिंपली फार्मूला यूज करेंगे और प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। आई थिंक वेज रूल और टोटल प्रोबेबिलिटी सभी का क्लियर है। इसके अलावा किसी का भी कोई प्रॉब्लम होगा तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना मत भूलिएगा प्लीज, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग वेज रूल पे पीवाई को डिस्कस करेंगे पूरा, वो चाहे जेईई मेंस के क्वेश्चंस हो उसको भी थोड़ा देखेंगे, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।